नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के लिए एमसीक्यूज़ देख रहे थे। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे, वो भी हम उसका रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में मेनली हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये पढ़ चुके हैं। साथ में अभी जो हम कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और साथ में पंचायत निर्वाचन नियम 1995 से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज हैं प्लस पीवाईक्यूज वो भी हम इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं। साथ में उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए थ्योरी जो भी एक्ट है उनके पीछे जो भी धाराएं हैं सेक्शंस है वो भी हम इसके साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, यदि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। देन सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो उस स्थिति में हाल ही की स्थिति में क्या होता है। जब भी कोई अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो जो भी कार्यकारी अधिकारी रहेगा, जो भी सचिव रहेगा, वो क्या करेगा, 15 दिन के भीतर एक सिटिंग बुलवाएगा। ओके, तो उस सिटिंग में जो भी जिला पंचायत के जो भी सदस्य रहेंगे, उन सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, जो कि जब तक निलंबन प्रक्रिया चलती है, जो भी निलंबित रहेगा अध्यक्ष, वो जब तक वो काम करेगा, जब तक एक परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त नहीं चुन लिया जाता है तब तक। ओके, तो ये आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट जब आप पढ़ोगे, पंचायती राज एक्ट 1993 की धारा धारा 39 में ये इसके बारे में प्रक्रिया और इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो सदस्यगण जो भी स्थानापन्न अध्यक्ष है उसका निर्वाचन करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा डी। ओके, और ये जो सिटिंग कौन बुलवाता है, मुख्य जो भी कार्यकारी अधिकारी रहेगा या जिला पंचायत का जो भी सचिव रहेगा, वो ये सम्मेलन बुलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओके, तो स्थानीय शासन के विषय में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। देखो, ये तो सीधा सीधा ये फर्स्ट आंसर ही हमारा निकल जाता है। हम जानते हैं कि स्वतंत्र कोटि है स्थानीय स्वशासन। जब हम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो ये एक्ट इसलिए बने क्योंकि इनके लिए प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए। अब देखते हैं कि प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ कहाँ दिए गए। जब हम आर्टिकल 40 पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, तो उसमें भी ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। साथ में जब हम संविधान के भाग देखते हैं, भाग 9 एंड भाग 9A, तो उसमें भी इसके बारे में बात की गई है। भाग 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है और 9A नगर निकायों से रिलेटेड है। वहीं अगर आप अनुसूचियों की बात करते हैं, तो अनुसूची जब आप देखते हैं 11 एंड 12, जो 11 अनुसूची है वो पंचायती निकाय और पंचायती राज से संबंधित है, वहीं 12वीं जो अनुसूची है वो नगर निकाय से संबंधित है। और जो आर्टिकल जब आप 246 देखोगे, 246 जो कि सूचियों से संबंधित है, राज्य सूची केंद्र सूची के बारे में बताया गया है। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची में भी स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। ओके, तो इतना इतने सारे जो आर्टिकल है पार्ट में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, तो ऐसा तो स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ऐसा तो पहले ही गलत हो जाता है। साथ में स्थानीय आरक्षित है, बिल्कुल है। वित्त का उपवन एक आयोग करता है, बिल्कुल। और निर्वाचन आयोग करता है। तो वित्त का उपवन एक आयोग करता है, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है हर 5 साल में, राज्यपाल उसे गठित करता है। तो ये किस में दिया गया है? ये अगर आप देखोगे आर्टिकल 243 के में। ओके, देन अगर निर्वाचन निर्धारण करता है, बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है पंचायती राज के लिए, जो कि आर्टिकल 243 में मिलेगा इसके लिए आपको प्रावधान। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पहले ही किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें देखो अलग अलग कंडीशन दी है। मतदान स्थगित हो जाएगा या फिर स्थगित नहीं होगा, मतदान को चलने दिया जाएगा यथावत। देन थर्ड आता है, यदि केवल एक अभ्यर्थी ही शेष रहे तो मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। और अगर एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहते हैं तो मतदान को स्थगित नहीं किया जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा। तो इसका आंसर देखो,
मतदान यदि केवल एक अभ्यर्थी रहेगा, जैसे 2 लोग हैं, एक पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो बचता है 1, तो जो भी एक बचेगा वो निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता है। अगर आप विधायक के चुनाव देखें, अगर आप लोकसभा के चुनाव देखें तो उनमें ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन पंचायत के चुनाव में अगर एक ही अभ्यर्थी बचता है चुनाव लड़ने के लिए और जो उसके सामने है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में चुनाव को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक जो लोग हैं वो एक पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो फिर भी 2 या 3 लोग अभी भी चुनाव लड़ने के लिए उसके सामने खड़े हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। तो उस स्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा, जो भी चुनाव चल रहा है उसे उसी यथावत स्थिति में चलने दिया जाएगा। ओके? तो इसका जो सही आंसर रहेगा कि यदि एक केवल 3rd एंड 4th। तो ये किसमें दिया है? बिल्कुल, ये आपके पंचायत निर्वाचन नियम में दिया गया है 1995। ओके, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम नियम 1995। और अगर ये धारा पूछता है कि कौन सी धारा में ये बात बोली गई है, तो अगर धारा की बात करता है तो जब आप धारा देखोगे सेक्शन 46 में ये बात बोली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इन्होंने पंचायत चुनाव में जितने भी अधिकारी लगते हैं सबके बारे में पूछ लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसको करते हैं। तो पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? सही क्या है? तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए भी हो सकता है रिटर्निंग अधिकारी, बिल्कुल। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी एकमात्र कौन होता है? वो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। ओके, जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर नेक्स्ट है जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नायब तहसीलदार भी हो सकता है, उसके ऊपर वाले रैंक भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 32 का सही आंसर ए होगा। तो ये भी आपके किस में दिया गया है? छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिनियम 1995 में ये बात दी गई है। तो देखो जो रिटर्निंग अधिकारी है, एक बात इसमें ये भी बोली गई है, जो भी रिटर्निंग अधिकारी है वो नायब तहसीलदार की रैंक से ऊपर का ही होगा वो व्यक्ति। ठीक है, नायब तहसीलदार की रैंक से ऊपर का वो व्यक्ति होना चाहिए। रैंक से ऊपर का जो भी रिटर्निंग अधिकारी होगा। ओके, रैंक से ऊपर का वो व्यक्ति होना चाहिए। देखो, अब ये है जिला निर्वाचन अधिकारी। अब देखो सबसे ऊपर होता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये राज्य निर्वाचन आयोग है, जो कि आर्टिकल 243 आई में इसकी बात बोली गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है एक जिले के लिए। ठीक है, एक जिले के लिए। अब जिला निर्वाचन जो अधिकारी है वो रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त करता है। रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है और राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। फिर रिटर्निंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। पीठासीन अधिकारी क्या करता है? जो भी मतदान केंद्र है, जो भी मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र पर जितनी भी गतिविधि है वो उन सबको देखता है, उनको नियंत्रित करता है और मतदान को सुव्यवस्थित हो जाए उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं लोग। देन मतदान अधिकारी या फिर मतदाता अधिकारी भी बोल सकते हैं, ये इसकी सहायता के लिए होते हैं पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी इनको नियुक्त करता है रिटर्निंग अधिकारी की सलाह से। तो इस तरह से ये हायरार्की चलती है। ठीक है, अप टू डाउन। नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। देन पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। तो देखो पहला तो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 25 वर्ष इसकी आयु नहीं है। आयु जो है वो 21 ईयर है। 21 ईयर है। अभी किस में दिया गया है? जब आप आर्टिकल 243 का चा देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 243 चा देखोगे तो उसमें वो बताया गया है कि 21 ईयर्स मिनिमम आयु होनी चाहिए। वहीं अगर आप मतदान की आयु बात करो तो मतदान की आयु वही आपको पता है 18 ईयर है। ठीक है, 18 ईयर है।
देन ये इसके हुए। अब देखो 21 ईयर भले ही आप पार्षद का चुनाव लड़ो, महापौर का चुनाव जो कि मेयर बोल सकते हो आप, साथ में अध्यक्ष का, या फिर आप पंच का, उपाध्यक्ष के जो भी चुनाव लड़ो, तो 21 एज जो है मिनिमम है। ओके। वहीं अगर आप हम और भी देख लेते हैं। अगर आप विधानसभा या फिर लोकसभा की बात करो, तो लोकसभा में जो आयु हो जाती है वो हो जाती है आपकी 25 वर्ष। वहीं आप अगर परिषद की बात करो, कौन सी परिषद, विधान परिषद या फिर राज्यसभा की बात करो, तो वहीं पे जो आयु हो जाती है वो हो जाती है 30 ईयर। ओके। देन उसके बाद अगर आप बात करो किसकी, प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की, राज्यपाल की, तो वहाँ पर एज हो जाती है 35 ईयर। ठीक है। तो इस तरह से एज चलता है। तो देखो, पहला तो गलत हो गया, तो जैसे ही पहला गलत हो जाता है तो आंसर क्या बचता है, केवल 2। तो बिल्कुल भंग हो जाएगी। तो पुनर्गठित पंचायत जो भी शेष समय रहेगा उतनी के लिए गठित की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। देखो, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड देखो, जब हम नगर निकाय पढ़ेंगे, नगर निकाय में आता है छावनी बोर्ड। ठीक है। छावनी बोर्ड जो रहते हैं मेनली जो रहते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है। किसके, डिफेंस, डिफेंस जैसे आप रक्षा मंत्रालय भी बोल सकते हो। ठीक है। हिंदी में रक्षा मंत्रालय हो गया। तो छावनी बोर्ड क्या होता है, देखो जब आपने नाम सुना होगा आर्मी कैंट, ठीक है, आगरा कैंट, महू कैंट, तो ये क्या रहते हैं, आर्मी रहती है जहाँ पर आर्मी के अपने अपने हेडक्वार्टर्स रहते हैं, क्षेत्रीय हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पे कैंट रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है सिर्फ आर्मी के पीपल, आर्मी के लोग ही रहते हैं, वहाँ पर सिविलियंस भी रहते हैं, नागरिक भी रहते हैं। तो उस जगह के प्रशासन के लिए एक छावनी बोर्ड बनाया गया है। अब छावनी बोर्ड में क्या रहता है, जो भी वहाँ पे कैंट है, उस कैंट का जो भी सबसे ऊपर की रैंक वाला अधिकारी रहेगा वो उसका अध्यक्ष रहता है। और उसमें दो तरह के अधिकारी होते हैं, पदेन अधिकारी भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर सिविलियंस में से चुने जाते हैं और नॉन इलेक्टेड मेंबर ज्यादातर आर्मी के रहते हैं। जैसे आर्मी का जो हाई रैंक का ऑफिसर रहेगा वहाँ पर पोस्टेड, वो पदेन अधिकारी, पदेन अध्यक्ष होता है वहाँ का। ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है छावनी बोर्ड। तो वहाँ के प्रशासन के लिए ये इसको बनाया जाता है। तो अब अगर यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो गया, तो देखो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर है, केंद्र सरकार का पार्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ओके, केंद्र सरकार का पार्ट है। तो बिल्कुल राज्य सरकार जो काम करेगी वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी फिर। ओके। तो हम ये नगर निकाय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चन इस तरह के देखेंगे। एंड कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपको ये देखना है तो कि ये भी छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम का पार्ट है, जो भी 1961 में आया था। देखो ध्यान रखना, नगर पालिका परिषद अधिनियम कब आया था, 1961 में आया था। ओके। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारे। अब आता है देखो, शिक्षा समिति जो है जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। शिक्षा समिति, आपने समिति के बारे में पढ़ा होगा। देखो ग्राम पंचायत की या फिर जिला पंचायत या फिर जनपद पंचायत की स्थायी समितियां हैं कुछ। तो स्थायी समितियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं, देखो पढ़ लेते हैं हम विस्तार से ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नए नए क्वेश्चन बन भी सकते हैं आराम से। तो देखो मैंने ये आर्टिकल जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन 46 है, धारा 46, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 46 में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों की बात की गई है। तो क्या बोलता है, ग्राम पंचायत अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकतम कितनी 5 स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी, और ऐसी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा इन्हें सौंपी जाए और ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण में होंगी। तो ये किनके नियंत्रण में होंगी, ग्राम पंचायत के। कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। कितने, 2 से अधिक। परंतु कोई भी समिति 2 से अधिक ऐसे सदस्यों को संयोजित कर सकेगी जिनके पास उस समिति को सौंपे गए विषय का आवश्यक अनुभव या विशेष ज्ञान हो। देखो क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 समितियों का, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। लेकिन कोई, परंतु कोई समिति 2 से अधिक ऐसे सदस्यों को, यानी 2 से अधिक ऐसे सदस्यों को अभियोजित बाहर से, अभियोजित या नामांकित आप बोल सकते हो, जिन्हें उस समिति में एक कुछ लोग होते हैं ना, स्कॉलर्स होते हैं जिनको उस काम का विशेष अनुभव होता है। ठीक है। कुछ क्षेत्र विशेष में। तो इस प्रकार संयोजित सदस्य को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। वो नामांकित है तो मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा, लेकिन अपनी सलाह देने का अधिकार होगा। तो सलाह देने के लिए सरकारी अधिकारियों या विषयों वस्तुओं को आमंत्रित भी कर सकेंगे। स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तथा स्थायी समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत, क्योंकि उन्हीं के सामान्य नियंत्रण में होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो ग्राम पंचायत की समिति 5 स्थायी समितियां इनकी, क्योंकि अधिकतम 5 ही हो सकती है, जिसमें है सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति, देन निर्माण एवं विकास समिति, ग्राम गौठान समिति। जो ग्राम गौठान समिति में 1/3 या फिर आप बोल सकते हो जो 33% है उसमें महिला होना आवश्यक है। ठीक है, महिलाएं होना आवश्यक है ग्राम गौठान समिति में। ओके, देन इसी के आगे हम देख लेते हैं जनपद पंचायत हो तो जिला पंचायत की समितियां अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करेंगी। देखो वो कौन सी थी, धारा 46 थी, ये धारा 47 में दिया गया है। किसके लिए? जिला पंचायत या जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए धारा 47 में ये समितियों की बात की गई है। तो इसमें कौन कौन सी समिति है? प्रशासन समिति, देन कृषि समिति। आप देख लेना इस समिति में क्या क्या है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सामान्य प्रशासन समिति में क्या क्या आता है, तो आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, देन शिक्षा समिति है। ओके, शिक्षा समिति हो गई। उसके बाद संचार एवं संकर्म समिति और सहकारिता एवं उद्योग समिति। तो देखो इसमें देखो पंचायत ग्राम पंचायत की समिति में अधिकतम 5 हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सहकारिता एवं उद्योग समिति। ओके, तो इसमें अधिकतम 7 समितियां हो सकती है। कितनी? इसमें 7 हो सकती है अधिकतम। ओके, 7 समितियां उसमें हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखो, अगर आप देखोगे प्रौढ़ शिक्षा है, महिला एवं शिशु कल्याण है, दुर्भिक्ष भी है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। तो मेन आंसर क्या है? संचार, क्योंकि संचार के लिए तो अलग समिति है, संचार एवं सहकर्म समिति, तो संचार उसमें आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी। ओके, आप यहाँ भी दे सकते हो। ठीक है, संचार एवं संकर्म समिति में ये संचार आता है, तो ये उसमें सम्मिलित नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं हम समितियों से। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? ओके, तो सही क्या है? तो इसका आंसर देते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं। कितनी? 3 स्थायी समितियां होती है, तो बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितनी होती है? 5। अभी हमने पढ़ा ना, तो ये गलत हो गया। अब देखो अगर ए गलत हो जाता है तो ए से रिलेटेड कौन सी? ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। आंसर क्या है? सी। तो ये हमारा कौन सा? ये एलिमिनेशन मेथड है। अगर आपको सारे पता नहीं है कि इनमें क्या गलत है क्या सही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है। ये तो नहीं है, क्योंकि दो ही, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, विरोध होगा एक दूसरे से। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल, अभी हमने देखा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो सही आंसर ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? ओके, जनपद पंचायत की। अब इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, अब नामित नहीं किए जाते इसके अध्यक्ष। क्या होता है? देखो इनके अध्यक्ष, देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, प्रत्येक जनपद पंचायत और प्रत्येक जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से है। जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से ही चुनी जाएंगी। ठीक है, नामित नहीं किए जाएंगे। तो पहला तो गलत हो गया। जब फर्स्ट गलत हो जाता है तो इसमें भी हम एलिमिनेशन देखते हैं। ए गया एंड डी गया, अभी भी 2 बचे हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल, जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तो देखो 2 सही है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये भी गया। तो सही आंसर क्या आ गया? बी सही आंसर आ गया। ये भी एलिमिनेशन मेथड है। तो हम और देखते हैं। ये वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। बिल्कुल सही है। ये अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। सामान्य प्रशासन समिति। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यह जनजाति कल्याण विषय पर चर्चा करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बजट है, मेन बजट लेखे वगैरह, उन पर चर्चा ज्यादा होती है इस पे। ठीक है, जनजाति कल्याण के लिए अलग से समिति है। तो इसका सही आंसर 2 3 4 और 5 ये सही आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन देखो, मैंने इससे पहले जो आपको ये बताया है, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं धाराओं से बनाए गए हैं, सीधे सीधे पूछे गए हैं। ओके, तो उन्हीं के स्टेटमेंट यहाँ पर उठा के डाले गए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समितियों से रिलेटेड जिला पंचायत के विषय में क्या सही है? समितियों के विषय में तो सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये हमने पहले अभी भी देखा है। देन सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सदस्यों का जो निर्वाचन है वो तो लोग करते हैं ना, लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो। अब जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से समितियां बनती है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
अब सेकंड अगर गलत है तो देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं पहले। सेकंड गलत, डी गलत, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो सही है हमारा। तो फर्स्ट, थर्ड देखते हैं हम। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति का जो सभापति होगा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होगा, बिल्कुल सही है। देखो, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में इनकी जो समितियां हैं और उनकी जो कार्यविधि है वो बिल्कुल समान है। तो इनमें शिक्षा समिति का जो भी सभापति होगा वो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष होगा, पदेन सभापति होता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी। देखो, बी इसका जो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि वन थर्ड। फिर इसमें तो है नहीं, तो ये भी गया। ये एलिमिनेशन मेथड है। फिर शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी वही बात हो गई, ठीक है। तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए नहीं जाते। फिर सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये सही आंसर है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दोनों की जो समितियां हैं कार्यविधि एक जैसी है, जो भी उनके संगठन एक जैसे है। कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, तो ये तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। सही क्या है, कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, बिल्कुल सही है। जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं। जस्ट वेट। जिला पंचायत, ठीक है। तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, ठीक है, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं। तो ये दो, मैंने क्या बोला, नामांकित नहीं करते हैं, बोलो स्थायी समितियों में सदस्य होते हैं, सदस्यों में से ही समितियां बनती है। फिर जनपद या जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है, ये सही है। स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं अपने में से। विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, तो डी। ये गलत हो गया। फिर देखो, डी देख लेते हैं, ये गलत हो गया, तो ये गया। बी गलत है, बी गलत है, तो ये भी गया, ठीक है। तो ये भी गया। तो विधायक जो है जनपद पंचायत का पदेन सदस्य तो होता है, किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो देखो, विधायक जो रहेगा वो सारी समितियों का सदस्य होगा। जितनी भी समितियां रहेंगी जनपद पंचायत जिला पंचायत की, वो उनकी सभी समितियों का सदस्य होगा। क्या? सभी समितियों का। अब ये विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, दो समितियों का नहीं, सभी समितियों का सदस्य होगा, लेकिन जिला पंचायत की किन्हीं दो समितियों का सदस्य होगा। फिर सांसद जो कि जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। देन सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा डी। डी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित करना है। ओके, तो देखते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, देखो सामान्य प्रशासन समिति हमने देखा था वो लेखा वगैरह देखती है, तो सी आ जाएगा। देखो इसमें उल्टे हो गए हैं, तो सी का हम देख लेते हैं। सी का क्या है, फर्स्ट है। तो सी का क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये है डी। तो देखो यहाँ से यही एलिमिनेट मेथड अगर आप यूज करोगे तो यहीं से सही आंसर आएगा। फिर आप कृषि समिति की बात करते हो, तो कृषि समिति पशुपालन से संबंधित है, ये आपको पता है। शिक्षा समिति की बात करो करते हो अगर आप, शिक्षा समिति जो है वो अस्पृश्यता निवारण के बारे में है। और संचार और सकर्म समिति ग्रामीण जन प्रदाय के बारे में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक और दो भी पता है इसमें से सही, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमिलित करना है, ठीक है। इसमें भी वही कि सहकारिता एवं उद्योग समिति, ए। सहकारिता एवं उद्योग समिति मितव्ययिता एवं अल्प बचत की बात करती है, तो ए का थर्ड कहाँ पे है। तो देखो ए का थर्ड यहाँ पे है, तो बी गया, डी गया, ठीक है। अब बी पे करते हैं, संचार एवं साकर्म समिति। संचार एवं साकर्म समिति, संचार एवं साकर्म समिति क्या करती है, सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण का इसका कार्य है। ओके, सॉरी, इसे बना लेते हैं दोबारा। तो संचार एवं साकर्म समिति सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण। कृषि समिति की जब आप बात करते हो, कृषि समिति विद्युत शक्ति का विषय आता है इसमें। और सामान्य प्रशासन समिति श्रम एवं जनशक्ति योजना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। ओके।
जब आप जो मैंने आपको लिस्ट दी है, अगर आप एक बार इन्हें देख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिला पंचायत पर नियंत्रण करता है। देखो, अब बात आती है जिला पंचायत पर कौन नियंत्रण करता है। देखो, जिला पंचायत पर नियंत्रण करता है संचालक पंचायत, ये तो बात हो गई। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, साथ में जनपद पंचायत पर नियंत्रण नियंत्रण कौन करता है। तो देखो, ग्राम पंचायत पे जब बात आती है तो ग्राम पंचायत पर जो नियंत्रण करता है वो करता है एसडीएम। ओके, एसडीएम या फिर एसडीओपी। ओके, ये अधिकारी करते हैं। वहीं अगर जनपद पंचायत की बात आती है, जनपद पंचायत पर जो नियंत्रण करता है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, वो करता है कलेक्टर। ओके, एंड जिला पंचायत पर आपको पता ही है संचालक पंचायत करता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि अपीलीय अधिकारी कौन होगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके लिए अपीलीय अधिकारी कौन होगा। ओके, तो देखो, ग्राम पंचायत के लिए जो अपीलीय अधिकारी होगा वो कौन होगा, कलेक्टर होगा। ये किसके लिए होगा, ग्राम के लिए। भाई अगर जनपद की बात करते हैं, जनपद के लिए अपीलीय अधिकारी कौन होगा, जनपद के लिए अपीलीय अधिकारी कौन होगा, संचालक। जो भी पंचायत का संचालक होगा वो उसके लिए अपीलीय अधिकारी होगा। ओके, वो इसके लिए अपीलीय अधिकारी होगा। और जब जिले की बात करोगे आप, जिले के लिए, सॉरी, जिला यहाँ लिख लेते हैं। जिले की बात करोगे तो अपीलीय अधिकारी कौन हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। ठीक है, अपीलीय अधिकारी हो गए। अब साथ में हम और भी देख लेते हैं प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं इनके। प्रशासनिक प्रमुख की बात कर लेते हैं हम। देखो, ग्राम के लिए आपको पता है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, सचिव होता है। वहीं अगर जनपद की बात करें प्रशासनिक प्रमुख तो सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। और जिले के लिए भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ओके, तो ये नियंत्रण करता है, जो कि नियंत्रण करते हैं, ये अपीलीय अधिकारी हैं ग्राम, जनपद, जिला के लिए। ओके, ग्राम, जनपद और जिला के लिए। साथ में ये प्रशासनिक प्रमुख कौन है इनके, सचिव, सीईओ और सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रशासनिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यही क्वेश्चन, हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव से जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल हमने देखा 5 है स्थायी समितियों की संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से होती है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल की गणना है वो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन है वो सचिव बुलाता है, जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ग्राम पंचायत का। वो 30 दिनों के भीतर, जैसे ही प्रकाशन हो जाता है कि कौन विजेता है, कौन चुनाव जीत गया है, वो 30 दिनों के भीतर एक सम्मेलन बुलाएगा ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो उसमें प्रथम सम्मेलन की प्रथम तिथि से वहाँ से कार्यकाल की गणना हो जाती है। और इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें जो भी नए लोग चुने जाते हैं पंच, वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। साथ में वो अपने में से एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष या फिर ग्राम पंचायत की बात है तो वो उप सरपंच चुनते हैं अपने में से। ठीक है, उप सरपंच चुनते हैं। तो ये सारी चीजें उस सम्मेलन में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की जो वार्षिक बैठक है उसमें नहीं दी जाती। देखो, वार्षिक बैठक ग्राम पंचायत की वर्ष में एक बार होती है, जब ही इसको वार्षिक बोलते हैं। ठीक है, अब वार्षिक बैठक में क्या किया जाता है, जो भी 1 जनवरी से, ये मेन जो मुख्यतः है जो दिसंबर के माह में होती है। तो 1 जनवरी से जो 31 दिसंबर के बीच में ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं, जितना भी बजट है, लेखा है, उसके बारे में चर्चा के लिए की जाती है। ठीक है, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। तो लेखाओं का वार्षिक विवरण होता है, बिल्कुल पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट होती है और आने वाली रिपोर्ट होती है। साथ में वार्षिक बजट हो गया, कितना खर्चा हो गया इस बजट में, और आने वाले ईयर के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है, तो इन सब की चर्चा होती है। चर्चा नहीं होती पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति की। इसकी चर्चा क्यों होगी भाई, पंचायत प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का विवरण आपको इन्हें नहीं देना पड़ता, ये राज्य निर्वाचन आयोग को देना पड़ता है। ठीक है, किसको, राज्य निर्वाचन आयोग को। जब आप निर्वाचन के लिए फॉर्म भरने जाते हो तो उसमें ये देना पड़ता है। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग को देना पड़ता है, उनको नहीं देना पड़ता। तो सही आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल राज्य शासन के द्वारा विवाद का निपटारा किया जाएगा। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति में आते हैं, हमने अभी देखा
ये आते हैं ग्राम पंचायत की सामान्य समिति के अंदर, क्योंकि वित्त समिति जैसी कोई समिति होती नहीं है ग्राम पंचायत में, शिक्षा वाली समिति होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सामान्य प्रशासन रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? देखो हमने देखा ना, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आया है, 2 सदस्य हमने देखा संयोजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को स्वीकृत करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को स्वीकृत करने का अधिकार है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? सदस्य के निर्वाचन हेतु हमने अभी देखा था 21 21 ईयर उसकी आयु होनी चाहिए। बस साथ में हमने विधानसभा लोकसभा की भी देखे थे। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे है? तो बिल्कुल, जो भी देखो योजनाएं बनती हैं, योजना कहाँ से आती है? वो राज्य शासन के थ्रू होके आती हैं। तो राज्य शासन को सारी योजनाएं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार राज्य शासन को है। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखो ग्राम पंचायत की, अब आपको लगेगा कि सरपंच उप सरपंच नहीं है तो कोई भी पंचायत सचिव वगैरह, तो ऐसा नहीं है। तो ग्राम सभा द्वारा जो चयनित व्यक्ति होगा, जो भी ग्राम सभा लग रही होगी सरपंच और उप सरपंच की जो भी अनुपस्थिति में, तो उनके द्वारा जो भी व्यक्ति का एक चयन किया जाएगा वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ओके। देखो अभी हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें जो भी शुरू में हमने डिस्कस की थी। ओके, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायत के कार्यों का देखो सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, इसको आप इंग्लिश में अगर आप बात करोगे, इंग्लिश में आप इसको सोशल ऑडिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोशल ऑडिट। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी शुरुआत 2010 से। ठीक है, और ये ग्राम पंचायतों में ही है मेनली। ठीक है, तो इनके कार्यों का अंकेक्षण कौन करता है मेनली? देखो 2010 से। अब सामाजिक अंकेक्षण पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई है या फिर पंचायत ने जो भी कार्य किया है, तो उन कार्यों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, समाज पर उसका प्रभाव, तो उसका आकलन करने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। ये सोशल ऑडिट कौन करती है? ये जो सोशल ऑडिट करती है ये करती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। अब ये उन्हीं कार्यों का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। ये तो निकल गया, ग्राम सभा सोशल ऑडिट करती है। ये किसके निर्देश पे करती है? ये करती है कलेक्टर के निर्देश पे, और कलेक्टर जो भी विषय देता है उन्हीं पर ये अंकेक्षण करती है, सोशल ऑडिट करती है। ठीक है, तो हम इसके साथ देखो कुछ और भी है सामाजिक अंकेक्षण के जो भी लेखा के प्रावधान है। ठीक है, लेखा जो होता है, अलग अलग प्रावधान है इसमें। देखो क्या होता है लेखा में, एक तो सामान्य वार्षिक होता है, जो कि हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। सामान्य वार्षिक बैठक में लेखा होता है। ठीक है, उसके बाद विशेष लेखा परीक्षण होता है, विशेष लेखा। ओके, उसके साथ विशेष लेखा होता है। तो देखो सामान्य वार्षिक लेखा ये किसके निर्देश पे होता है? सरपंच या फिर अध्यक्ष के निर्देश पे होता है। सरपंच या अध्यक्ष के निर्देश पे। अब ये वार्षिक लेखा है तो वर्ष में कितना होता है? एक बार होता है। और के निर्देश में कौन करती है? ये भी ग्राम सभा करती है। ठीक है, अब विशेष लेखा कब होता है? विशेष लेखा जब होता है जब जब भी कोई साल के बजट में अनियमितता आ जाती है। ठीक है, बजट में अनियमितता आ जाती है, तो उस स्थिति में ये भी सरपंच या फिर अध्यक्ष के निर्देश पर होता है। ठीक है, सरपंच या फिर अध्यक्ष के निर्देश पर होता है। और ये कौन करती है? ये भी ग्राम सभा करती है। ठीक है, अब इसको ऐसा कुछ नहीं है कि ये साल में एक बार हुआ, ये विशेष लेखा है तो ये आकस्मिक होता है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की जाती। जब भी अनियमितता कोई दिखती है पंचायत को बजट में या फिर किसी भी कार्य के बीच में, तो वो ऐसी बैठक को बुला सकती है, और सरपंच या अध्यक्ष अपने निर्देश में ग्राम सभा को निर्देश दे सकते हैं इनके ऑडिटिंग के लिए। ओके, तो ये है। और जो सभी जितने भी रहेंगे सभी ग्राम सभा के द्वारा ही लेखा परीक्षण उनका किया जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको देखो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में देखो इसके साथ साथ और भी सीरीज हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आप ज्योग्राफी देख सकते हैं, ज्योग्राफी जो कि आपके सुजीत सर करवा रहे हैं। ठीक है, और अभी कुछ ही दिनों में आपके छत्तीसगढ़ विशेष भूगोल
स्टार्ट होने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी भूगोल से प्रश्न आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट, उसके लिए हम मैराथन लेकर आ रहे हैं। तो आप, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। साथ में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज है, वो यहाँ पे कराए जा चुके हैं मेरे ही द्वारा। आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।